बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अदालत शो में अपने नाजरीन को वेलकम करता हूं। जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं और बताते हैं। वेलकम टू द शो आपकी अदालत। आज का मुकदमा है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू फरमाएंगे मारूफ कानूनदान डॉक्टर GM चौधरी, जो कि साबिका एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन रह चुके हैं और बहुत सारी तरामीम डॉक्टर साहब के कलम से हुई हैं। कानूनी माहिर भी हैं, सियासी माहिर भी हैं, कानूनदान भी हैं और मेरी ख़ास तौर पर खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त डॉक्टर GM चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ। मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद भी टाइम निकाला। एक आपसे मैं ये जानना चाहूँगा आपकी अदालत शो के ज़रिए कि सेनेट इलेक्शन के बाद अब की सियासी सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, किसी मुल्क की जो सियासी सूरत हाल होती है उसको हमेशा स्टेबिलिटी यानी कि पायदारी या इस्तेहकाम के नुक्ता नज़र से देखा जाता है, और ऐसा निज़ाम जो कि इलेक्शन की बेसिस पर और मेजॉरिटी की बुनियादों पर चलता हो, उसमें स्टेबिलिटी उस वक्त आती है जब किसी पार्टी के पास वाज़े मेजॉरिटी मौजूद हो। अब ये जो आपने सेनेट के इलेक्शन की बात की, ख़ास तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन की, तो इसमें देखें कि मेजॉरिटी जो है, अपेरेंट मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन का जो अलायंस है उसके साथ थी, जबकि उसके बरक्स जो गवर्नमेंट की साथी हैं उनकी तादाद कम थी। टोटल सेनेट जो है उसकी 100 सीटें हैं, जबकि 98 सेनेटर्स मौजूद हैं, 2 मौजूद नहीं थे। तो अब देखिए कि अपेरेंट मेजॉरिटी जो थी वो तो अपोजिशन के साथ थी, और यकीनन अगर वो वोट उनकी फेवर में कास्ट होते, रिजेक्ट ना होते, तो यकीनन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते। लेकिन उसके बाद का नतीजा जो है वो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन था कि जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो बहुत ही वाज़े मेजॉरिटी से पीछे रह गए, और उनके अपोनेंट जो कि एक बिल्कुल नए शख्स थे वो 54 यानी कि 54 वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। तो लेकिन देखें कि अभी ये सवाल बाकी है कि अब मेजॉरिटी तो यकीनन अपोजिशन के पास है, तो अभी ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हुकूमत के तइद याफ्ता लोग मुंतखब हो गए हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम ये देख रहा हूँ कि ये जो हाउस है वो कुछ इतनी पायदारी नहीं होगी। अब नो कॉन्फिडेंस के इश्यूज शुरू होंगे, या गवर्नमेंट जो है उसको यकीनन ये तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी कि वो लेजिस्लेशन, कानून साजी जो है वो आराम से नहीं कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या चेयरमैन सेनेट के वोटों की गिनती किसी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हो सकती है या नहीं? नहीं, इसमें देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो आइन कहता है उसके मुताबिक ये नहीं हो सकती। देखें, जो स्पीकर का इलेक्शन है या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसी तरह ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है, ये हाउसेस की इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और हाउसेस की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है यानी कि पार्लियामेंट या फिर असम्बलीज़ की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो आइन के तहत प्रोटेक्टेड हैं। आइन का आर्टिकल 69 जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम करता है कि हाउसेस के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स जो है उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इलेक्शन जो इलेक्शंस एक्ट के तहत होते हैं, उन इलेक्शंस को बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह ये जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की
इंतखाबात थे, ये मुकम्मल तौर पर हाउस की इंटरनल प्रोसीडिंग थी। आपने देखा होगा कि एक हाउस का ही जो मेंबर है उसने इसको चेयर किया था, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जो हैं। तो अगर ये इलेक्शन एक्ट के तहत गवर्न होते तो फिर इनको इलेक्शन कमीशन जो है उसका कोई नुमाइंदा जो है वो कंडक्ट करवा रहा होता। तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड है, इनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि क्या कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को किसी अदालत में वो चैलेंज किया जा सकता है या नहीं? जी, मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 69 है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये पार्लियामेंट या उसके हाउसेस या फिर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी जो अंदरूनी प्रोसीडिंग्स है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि हाउसेस में बड़ी फौल लैंग्वेज या और बहुत सारी हरकत हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए उनमें पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे नहीं आ सकते। इसी तरह उनमें इलेक्शन कमीशन या बाकी जितने भी इदारे हैं उनका कोई रोल नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर हाउसेस का अपना इख्तियार और ख़ास तौर पर उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का रोल होता है। इसमें कोई बैरूनी अथॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये जो हाउसेस के अंदर की प्रोसीडिंग है ये मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड हैं, और इसी हवाले से ये जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है ये भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है और ये भी मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड है। इनको किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा अपना पर्सनल व्यू के लिए कि क्या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको नाकामी हो गई किसी अदालत में, क्योंकि आपने फरमाया कि आर्टिकल 69 के तहत उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हैं इंटरनल प्रोसीडिंग को, तो क्या अगर अदम एतमाद का अगर तरीक़ाकार आइन में मौजूद है तो क्या अदम एतमाद ये फिर इलेक्शन के अभी तो फ़ौरन रिसेंटली ये मुंतखब हुआ सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, तो ये कितने अरसे के बाद, ये 6 महीने साल आइन में क्या है इसमें कितने अरसे के बाद इसमें जो अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार मौजूद है वो कब तक शुरू किया जा सकता है? नहीं जी, जहाँ तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन पर अदम एतमाद का सवाल है तो उसके लिए कोई मुद्दत जो है वो फिक्स नहीं है। अगर जो हारने वाली पार्टी हैं वो चाहें तो इवन वो मंडे को भी ऐसी मोशन मूव कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक पाबंदी है कि जब एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाता है या उसके ख़िलाफ़ जो मोशन आती है वो डिफ़ीट हो जाती है, तो फिर एक मखसूस अरसे तक दोबारा उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव नहीं की जा सकती। जबकि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और चेयरमैन के हवाले से इतनी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर जी एम चौधरी साहब, आपने बहुत ज़्यादा सवालात के जवाबात इस अंदाज से दिए कि मेरे नाजरीन को अब समझ आ गई कि यानी सादिक संजरानी को आइनी तौर पर वो कब तक यानी चेयरमैन सेनेट रह सकते हैं या उनका अदम एतमाद का जो तरीक़ाकार डॉक्टर जी एम चौधरी साहब ने बताया तो वो सारी चीज़ें वाज़े कर दी। आज का मुकद्दमा हम यहीं से ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर जी एम चौधरी साहब ने सारी चीज़ें वाज़े कर दी। और जिन जिन लोगों ने आपकी अदालत शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ कोई नए मुकद्दमात के साथ जो भी पेचीदा सवालात होंगे या मेरे नाजरीन जो अगर कोई सवाल करेंगे और मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरा कांटेक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सवालात जो है वो सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपके आइनी सवाल होगा, ख़ास तौर पर आइनी सवाल होगा, डॉक्टर जी एम चौधरी साहब से हम रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लेके आप तक वो सवाल का जवाब हम ज़रूर लेके आएंगे। कल तक अपने होस्ट जहांगीर असलम बलूच को इजाज़त दीजिएगा। कल मिलेंगे एक और शो के साथ, एक और मुकद्दमे के साथ। कल तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।